कहाँ जाना है? चलो आ जाओ। तो लिखो कंपनी। पहला बात कि कंपनी होता क्या है, कंपनी का डेफिनेशन क्या है। तो राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। लिखो अ कंपनी इज द कंपनी, a company is the company registered, a company is the company registered under, a company is a company registered under Companies Act 1956 or any other act as relevant. Any other act? Or any other act. उसके बाद सर डन, बस यही हो गया। ये है तुम्हारा कंपनी का डेफिनेशन। मतलब एक कंपनी वो कंपनी होगा सर जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगा। इसका मतलब क्या हो गया सर कि आपको एक कंपनी का दर्जा पाने के लिए, ठीक है, आपको एक कंपनी बनने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, चाहे वो 1956 हो, चाहे वो 2013 हो, कोई भी एक्ट हो कंपनी का, बट उसमें आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप बिना रजिस्टर्ड हुए कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दे दो हेडिंग, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। फीचर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का फीचर क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। A company is separate entity. A company is separate entity from its members. Sir, a company is a separate entity from its members created by law. A company is a separate entity different from its member created by law, ठीक है। तो कंपनी क्या है सर, एक सेपरेट एंटिटी है, मतलब कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग हैं। कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंपनी को अलग दर्जा दिया गया, मेंबर को अलग दर्जा दिया गया सर, ठीक है। कंपनी अपने नाम पे कोई भी असेट जनरेट करेगी, लायबिलिटी इनकर करेगी, ठीक है, उसमें मेंबर्स को कोई हाथ नहीं होगा। जैसे मान लो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई असेट खरीदती है तो वो असेट रिलायंस का हुआ, ना कि मुकेश अंबानी का हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? और ये लीगल क्यों है सर? क्योंकि एक लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, क्योंकि लॉ के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है। कौन सा लॉ? कंपनीज लॉ में, ठीक है। तो पहला फीचर हो गया सेपरेट एंटिटी। दूसरा लिख लो परपेचुअल सक्सेशन।
परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन, अब ये परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? तो इसका सीधा से कहने का मतलब क्या है सर, कि मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, बट कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि अलग से कंपनी को लिक्विडेट ना किया जाए। ठीक है, मतलब मेंबर के होने या ना होने से कंपनी के अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सर। रिलायंस का जो स्थापना हुआ था वो धीरू भाई अंबानी के द्वारा हुआ था। आज धीरू भाई अंबानी नहीं है तो क्या रिलायंस कंपनी नहीं है ना? जब तक रिलायंस कंपनी लिक्विडेट नहीं होगा, बंद नहीं होगा, तब तक वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लिख लो इसमें बस कि मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, मेंबर में कम एंड member may go, but the company goes on forever. But the company goes on forever. ठीक है, मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, बट कंपनी चलता रहेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एक पॉइंट पर है सर कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है। ठीक है, जो कि अपने नाम पे किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जो सेपरेट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कि कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी। तो सर कंपनी अगर थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्रूफ कैसे होगा? कंपनी के पास तो हाथ पैर है नहीं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ क्रिएट किया है। ठीक है, उसके पास मेरे तुम्हारे जैसा हाथ पैर नहीं है, तो आखिर कंपनी कैसे एग्जिस्ट करेगी सर? कंपनी कैसे प्रूफ करेगी हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट में हम इंटर किए हैं? तो उसके लिए होता है कंपनी का कॉमन सील। लिख लो, कॉमन सील। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब होता है मोहर, स्टैम्प। कॉमन सील, कॉमन सील, SEL सील। कॉमन सील क्या होता है सर? तो कॉमन सील वो मोहर है, ठीक है, या कह लो कंपनी का सिग्नेचर है जो कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करती है। ठीक, चलिए इसके बाद आएगा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या हो गया सर? कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, वो मेरे और आपकी तरह ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, वो लिविंग थिंग नहीं है सर, बट हाँ उसके पास वो सारा राइट है जो एक ह्यूमन बीइंग के पास राइट होता है। मतलब हम लोग किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। हम लोग किसी से बिजनेस कर सकते हैं, वो कंपनी के साथ बिजनेस कर सकती है। ठीक है, अब उसको खाने और पीने का राइट नहीं है। तो लिख लो, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, company is an artificial person created by law, created by law, which can enter into a contract, which can enter into a contract with a third party
on its own. On its own. Sir, after contract. With a contract with third party on its own. On its own. लिख लिया? ठीक है, अब इसी फीचर से कंपनी का डेफिनेशन बना, वो डेफिनेशन लिख लो। इन फीचर्स को ऐड करके एक डेफिनेशन बना, राइट ए डेफिनेशन। लिखो, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन company is an artificial person created by law company is an artificial person created by law with a perpetual succession having a common seal. Having a common seal. Company is an artificial person created by law with a perpetual succession having a common seal. अब एक बार इन बातों को पढ़ लो और कोई दिक्कत तो पूछना। सर कॉमन सील का एक लाइन लिखवा देते हैं। देखो, कॉमन सील act as a signature. Common seal act as a signature of the company. Common seal act as signature of the company. It is official confirmation if it is put on any document या contract. If it is put on any document or contract, then it is an official confirmation that company is engaged in that company is engaged in that particular contract. That company is engaged in that
particular contract. Done. Done. Yes, sir. चलो, यस सर। तो ये हो गया कंपनी के बारे में, कंपनी का फीचर हो गया। ठीक है, अब जब एक ऑडिटर किसी कंपनी को ऑडिट पे जाता है, ठीक है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, या काम करने से पहले, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उसको चेक करना है, ठीक है, वो लिखो। सो राइट, बिफोर कंडक्टिंग the audit work in a company, before conducting the audit work in a company, an auditor must go through from the following process. Number 1, to see that his appointment is in order. To see that his appointment is in order. मतलब कहने का मतलब क्या हो गया सर, कि अभी हम लोग जो पढ़े थे कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ एक कंपनी में, ठीक है, जो प्रोविजन था, उसके बाद जो रूल था, वो सारा रूल और प्रोविजन फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है, उसको अपॉइंट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ document, books and registers. Inspection of document, books and registers. ठीक है, तो सर इनिशियल में कौन सा बुक्स और डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा? तो जब कोई ऑडिटर जाता है ना ऑडिट करने के लिए, तो सबसे पहले उस कंपनी का एमओए और एओए चेक करता है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों बुक्स चेक करता है। ठीक है, इससे क्या होता है सर, मेमोरेंडम में क्या होता है, तो मेमोरेंडम में कंपनी का इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उसमें 6-7 क्लाउज है, जैसे नेम क्लाउज, कंपनी का नाम क्या होगा, एड्रेस क्लाउज, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, ब्रांचेस कहाँ पे है, ठीक है, डायरेक्टर क्लाउज, कंपनी में कौन कौन से डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनका क्वालिफिकेशन रेजिग्नेशन क्या क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर लायबिलिटी क्लाउज, ठीक है, कि कंपनी में किस शेयर होल्डर कितना
लायबिलिटी है, ठीक है। ये सारा चीज वो लोग मेमोरेंडम में चेक करता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लाउज, मतलब कि कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है सर, कंपनी जिस चीज के लिए रजिस्टर्ड हुई है वेदर उसमें वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो उसके ऑब्जेक्ट के बाहर हो, वो चीज चेक करना, ठीक है। चलिए, तो ये सब चेक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मतलब तुम लोग के कॉलेज का जो जब एडमिशन लिया हो तो डॉक्यूमेंट लिया होगा पतला सा बुक टाइप का, ठीक है, जिसमें कॉलेज के बारे में बताया हुआ होगा कि हाँ ये सेंटर है, ये डायरेक्टर है, हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कॉलेज का मेमोरेंडम हो गया, ठीक। अब आर्टिकल क्या होता है सर, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है ना कि वो चीज जो लोग कॉलेज के अंदर या जो लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए जो सेट ऑफ रूल्स होता है, जो प्रोटोकॉल्स होता है ना, उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना वो कंपनी के अंदर के लोगों के लिए होता है, ठीक। और मेमोरेंडम जो होता है वो कंपनी के बाहर के लोग होता है, मतलब बताने के लिए कि मेरी ये कंपनी, इस कंपनी का ये नाम है, ऑल दैट थिंग्स। क्लियर है बात? Yes, sir. यस सर। इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर इसी में ना लिखना है बिफोर कंडक्टिंग द ऑडिट वर्क। सर इंस्पेक्शन ऑफ कंपनी को जितना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को कर रही है या इन करने वाले उन सब का जांच पड़ताल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, स्टडी ऑफ previous year balance sheet and auditor reports. Study of previous year balance sheet and auditor report. सर ये क्यों जरूरी है, तो ये इसलिए जरूरी है ताकि ऑडिटर को एक आइडिया लग सकेगा, ठीक है, कि कंपनी में क्या कुछ होता है या क्या कुछ होता चला आया है। So it is important कि before beginning your audit work you should go through the last year audit report, क्योंकि लास्ट ईयर में तो कंपनी में ऑडिट हुआ होगा ना, ठीक है। तो वहां उसने जो रिपोर्टर, जो ऑडिटर आया होगा, जो रिपोर्ट बनाया, उस रिपोर्ट को आप पढ़िए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, स्टडी ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। अब इसको हम लोग पूरा एक चैप्टर में पढ़े थे। तो जिस कंपनी का इंटरनल चेक या इंटरनल कंट्रोल जितना स्ट्रांग रहेगा वहां पे फ्रॉड के चांसेस उतने क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ऑडिटर को काम करना क्या होगा, आसान होगा, बिकॉज वहां पे इंटरनल चेक ही बहुत स्ट्रांग है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सर्टिफिकेट ऑफ incorporation and commencement of business. Certificate of incorporation and commencement of business, ये दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है, ठीक है। पहले कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा कि हाँ ये कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, इस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, ए प्लस लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, जो कि एक एमएसएमई है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, ठीक है। अब सर वो बिजनेस कब से करना स्टार्ट करेगी, अपना काम कब से स्टार्ट करेगी, तो उसके लिए आपको अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है तब फिर आप काम करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें डेज होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से इतना दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाएगा, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलने के साथ ही आप इतने दिन के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को एक ऑडिटर को चेक करना पड़ता है बिफोर डूइंग द ऑडिट वर्क, ठीक। चलिए रीड लीजिए एक बार इसको, जितना ही बताएं, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर लास्ट में क्या बोला था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
and certificate of commencement. Sir, first number FR position में. To see the appointment is in order. मतलब कहने का सेंस क्या है कि जिस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है, क्या वो प्रॉपर नियम कानून के अंतर्गत हो रहा है? जैसे पढ़े थे ऑडिटर में क्वालिफिकेशन था कि वो एक चार्टर होना चाहिए, ठीक है, एक फॉर्म से इतना ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 ऑडिट कर सकता है। तो उन सब चीज को नजर रख के उसका अपॉइंटमेंट हुआ है कि नहीं, वो कहीं से डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है बीइंग एन ऑडिटर, मतलब उसका कंपनी को सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर वो किसी फ्रॉड में शामिल है, उसका सजा पूरा तो भी क्या होगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हैं। डन? Yes, sir.